अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू चैप्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। अच्छा, मेरे ख़्याल में आप जो बुक फॉलो कर रहे होंगे उसमें से जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ का जो चैप्टर है वो बाद में होगा और कम्युनिटी वाटर सप्लाई और सैनिटेशन का जो चैप्टर है वो पहले होगा। मेरे ख़्याल में इस तरह से है, लेकिन मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ इसमें से मदर एंड चाइल्ड हेल्थ का जो चैप्टर था वो पहले था। और बाद में मुझे पता चला कि अच्छा इस तरह के बुक्स भी होते हैं जिसमें कम्युनिटी वाटर सप्लाई की जो चैप्टर है वो बाद में और पहले है, और जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ का जो चैप्टर है वो बाद में है। तो खैर इसमें कोई बात नहीं है, वो वाला चैप्टर हम जो है ना आज कवर करने वाले हैं जो कम्युनिटी वाटर सप्लाई है। वाटर सप्लाई क्या चीज़ होती है, कम्युनिटी क्या चीज़ होती है, तो आज इस वाले चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम इसके बारे में बात करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन में हमने किस किस चीज़ को जो है ना कवर करना है और इसमें इंपॉर्टेंट जो है ना कौन कौन सी बातें होती है। फिर हम वाटर के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम वाटर की ही बात कर रहे हैं, तो इसकी सप्लाई की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, टाइप्स की बात करेंगे, एग्जामिनेशन की बात करेंगे। तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से। अगर हम वाटर सप्लाई की बात करें ना तो कम्युनिटी में अगर आप देख ले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कम्युनिटी में होता है वो क्या चीज़ होती है, वो वाटर होता है। हर चीज़ में अगर आप देख ले तो हमारे पास क्या यूज़ हो रहा होता है, वाटर यूज़ हो रहा होता है। अगर हम डोमेस्टिक में देख ले, मतलब अगर हम घर के काम काज के लिए देख ले तो वाटर यूज़ होता है। अगर हम देख ले ड्रिंकिंग, तो ड्रिंकिंग के लिए जो है ना वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम फूड की प्रिपरेशन के लिए देख ले तो फूड की प्रिपरेशन के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है, वाटर इम्पॉर्टेंट होता है। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो वाटर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लाइफ। जो हमारी ज़िंदगी है उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या चीज़ होती है, वाटर होती है। तो इंशाल्लाह आज जो है ना इसको हम इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ है इसको हम डिस्कस करेंगे, सही है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में अगर हम देख ले तो बुक में ये लोग बता रहे हैं कि वाटर आर द नेसेसिटी ऑफ द लाइफ बिकॉज हिस्ट्री टेल्स दैट human settlement which later grew into towns and cities have always been related to the availability of adequate water supply from rivers, wells, springs and other sources। क्या मतलब है इसका, ये बता रहे हैं कि जो वाटर होते हैं ना ये इंसान की ज़रूरत है। ज़रूरत का मतलब ये है कि इंसान इसके बगैर नहीं रह सकता। अगर वाटर नहीं है तो इंसान इस दुनिया में नहीं रह सकता। जिस तरह से पहले ज़माने में होता था कि जब से भी ये इंसान पैदा हुआ है इसके साथ जो है ना मतलब वाटर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर वो उसको दरिया से मिल रही है, समंदर से मिल रही है या कोई कुएं से मिल रही है, लेकिन उसको पानी मिल रहा है, इसलिए जो है ना ये ह्यूमन सिविलाइजेशन हो रहा है। ह्यूमन जो है ना वो बढ़ रहा है, उसकी तादाद में जो है ना इंक्रीज़ आ रहा है। तो वो बाद में जो जो कह रहे हैं कि टाउन्स एंड सिटीज़ में बदल गया है, तो मतलब ये टाउन्स एंड सिटीज़ में उसकी का मतलब क्या है कि उसकी तादाद में इजाफा हो गया है। तो तादाद में जब इजाफा होगा ना तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था वो प्रेजेंट था, इसलिए ये आगे बढ़ पाया है, जो उसकी आबादी है वो आगे बढ़ पाई है, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद द अमाउंट ऑफ द वाटर in the world is fixed. Some 1500 million kilometer per cube, only about 0.2% of this is a fresh water। मतलब जो 1500 मिलियन किलोमीटर पर क्यूब का जो एरिया है उसमें हमारे पास क्या है, वाटर प्रेजेंट है। और इसमें 0.2% बहुत कम मकदार में जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है। Although the volume of fresh water that is available worldwide is only a small fraction of the total global water, that is still greatly exceed the present and the projected future needs। क्या मतलब है इसका, जो हमारे पास वर्ल्ड वाइड अगर हम पानी की तादाद को देख ले तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कम होती जा रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी ये लोग कह रहे हैं कि 2030 तक जो है ना वाटर की जो सप्लाई है, वाटर की जो तादाद है वो बहुत जल्दी से जो है ना बहुत तेज़ी के साथ कम होती जा रही है। आपको पता होगा बहुत सारे जितने भी एरियाज़ होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम कराची को देख लें तो वहाँ पे पानी के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, सही है। साफ़ पानी आपको नहीं मिलेगा, आप फिर जो है ना मिनरल वाटर यूज़ करेंगे। तो अगर वो आप वहाँ पे टैप वाटर यूज़ करते हैं तो फिर आपको बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं। डाइजेशन के मसाइल आ सकते हैं, किडनीज़ के मसाइल आ सकते हैं, एक्सक्रीशन की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, स्टोन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि उसका जो पानी होता है वो साफ़ नहीं होता।
क्लियर। तो ये वही बात हो रही है कि जितना हमारे पास एरिया है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 0.2% ऑफ द वाटर इज़ फ्रेश वाटर, बाकी हमारे पास जो है ना वो फ्रेश वाटर में हम इसको इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, फिर अभी आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर की तरफ। सो इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर का क्या मतलब है, हमारे पास वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है, फ़ायदा क्या है। अच्छा, water is essential for survival on earth above all other sources। अगर कोई चीज़ हो या ना हो, लेकिन पानी का होना बहुत ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑन अर्थ। अगर आपको अर्थ पे सर्वाइव करना है, आपने इस ज़मीन पे रहना है, तो आपके लिए वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। आप वाटर के अलावा, पानी के अलावा आप इस ज़िंदगी को जारी नहीं रह सकते। सर्वाइवल के लिए आपके लिए पानी का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, विदाउट वाटर अब क्यों ज़रूरी है। अच्छा, तो वाटर के अलावा जो है ना हम क्यों सरवाइव नहीं कर सकते, अगर हम यहाँ पे देख लें। सो ये यहाँ पे बता रहा है कि वाटर जो विदाउट वाटर देयर इज अ डिहाइड्रेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बिकम सेवेरली इम्पेयर्ड लीडिंग टू डेथ इन द फ्यू डेज। अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो आप में जो है ना डिहाइड्रेशन आएगा। डिहाइड्रेशन क्या चीज़ होती है, वाटर की तादाद की कमी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जितने भी बॉडी में प्रोसेसेस हो रहे हैं जिसको हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कहते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि जिस तरह से हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। अगर हम हार्ट को देख ले तो अगर वो एक फंक्शन कर रहा है, या अगर हम किडनीज को देख ले, या अगर ब्रेन को देख ले, तो ये बॉडी के पार्ट्स हैं ना, इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, और इसमें जो काम हो रहा है उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं हम उसको। सो ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है इसके लिए हमारे वाटर बहुत ज़्यादा, वाटर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम पानी नहीं पियेंगे या पानी की तादाद कम है हमारी बॉडी में, तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब है डिक्रीज इन दी वाटर, डिक्रीज इन दी वाटर लेवल इन द बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी में डिहाइड्रेशन आएगा, जितने भी ये प्रोसेसेस है ये बंद होंगे, एंड विद इन फ्यू डेज आपकी जो है ना डेथ वाक़या हो सकती है। सही हो गई बात। अच्छा, इसके अलावा सो मोर देन 1 बिलियन मैन वुमेन। अच्छा, so more than 1 billion men, women and children do not have a safe water to drink and therefore cannot live a healthy life। क्या मतलब हुआ इसका कि हमारी दुनिया में अगर हम देख ले तो, अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो मोर देन 1 बिलियन men, women and children do not have a safe water to drink and therefore cannot live। वो जितने मतलब हमारी जो दुनिया की आबादी है ना उसमें से 1 अरब लोग इस तरह के हैं जिसमें मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन इस तरह के हैं जिसको सेफ वाटर सप्लाई है ही नहीं, उनके पास अच्छा पानी, साफ़ पानी पीने के लिए है ही नहीं। तो अगर उसके पास साफ़ पानी है ही नहीं तो वो हेल्दी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपने याद रखनी होती है कि हेल्दी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, वाटर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डेली ऑलमोस्ट 40,000 men, women and children die from disease directly related to drinking of the polluted water। अब क्या मतलब हुआ इसका कि सेफ वाटर तो है ही नहीं, सही है, तो अगर वो पानी पियेंगे तो वो पोल्यूटेड वाटर होगा, मतलब उसमें बैक्टीरियाज और वायरसेस और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि डेली ऑलमोस्ट 40,000 men, women एंड चिल्ड्रन उसकी डेथ वाक़या हो जाती है, जो वो डिजीज़ होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड विद द वाटर होते हैं। और वो कौन सी वाटर, जो पोल्यूटेड वाटर है। तो मतलब पोल्यूटेड वाटर की वजह से जो डिजीज़ हो रहे होते हैं उसमें से डेली 40,000 लोग जो है ना वो मर रहे होते हैं। तो मतलब ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब कितनी जो है ना ये इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, मोस्ट फ्रेश वाटर इज़ यूटिलाइज फॉर एग्रीकल्चर दैट कंटेन्स फॉर 70% ऑफ द टोटल वर्ल्ड यूज फॉर ऑफ फ्रेश वाटर। अब यहाँ पे एक ये भी एक मसला है कि अगर हम फ्रेश वाटर को देख ले तो फ्रेश वाटर यूटिलाइज हो रहा है फॉर द एग्रीकल्चर। जो हमारे पास किसान होते हैं वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए जो है ना फ्रेश वाटर जो है ना वो यूज़ करते हैं, और इसमें से ऑलमोस्ट 70% ऑफ द फ्रेश वाटर जो हमारे दुनिया की जो 70% ऑफ द वाटर है फ्रेश वाटर वो यूज़ होता है इन दी एग्रीकल्चर। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए हमारे पास 30% ही रह जाता है।
अच्छा, वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द लिविंग मैटर। 70% ऑफ द बॉडी वेट्स ऑफ द ह्यूमन इन वाटर। क्या मतलब है इसका कि हमारे पास जितने भी हमारी बॉडी का जो वेट है ना, उसमें से 70% हमारे पास ये वाटर से बना हुआ होता है। क्लियर हो गई बात। सो द लिविंग मैटर के लिए वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट जो है ना, वो वाटर की बनी हुई है। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा इन a ह्यूमन बॉडी इट इज़ ट्रांसफरिंग मीडियम फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ह्यूमन बॉडी में ये बहुत सारी फंक्शन जो है ना, ये परफॉर्म करता है। आपने फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी में ऑलमोस्ट पढ़ा होगा कि ये जो है ना एक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब एक न्यूट्रिएंट है, वो अगर एक एरिया से दूसरी एरिया पे जा रहा है बॉडी के अंदर, तो ये एक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है इसके लिए? मीडियम जो प्रोवाइड होता है वो कौन होता है? वो वाटर प्रोवाइड करता है। सही है। और जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना होता है तो उसके लिए भी वाटर का इस्तेमाल होता है। अगर हम यूरिन की बात करें तो वो भी इन द फॉर्म ऑफ वाटर होती है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करती है? रिमूव करती है। अच्छा, it is also responsible for the maintenance of the thermostability through heat transfer and evaporation in the human body। ये अब वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए? अब सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, हज़ारों फंक्शन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द ह्यूमन बॉडी थ्रू द वाटर। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ये भी है कि ये थर्मोस्टेबिलिटी लेके आता है। मतलब टेम्परेचर को जो है ना, टेम्परेचर क्या करता है? मेंटेन करता है। अब टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करता है? ये हीट को ट्रांसफ़र करता है और एवापोरेशन के ज़रिए जो है ना, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में क्या होता है? स्वेटिंग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। सही है। तो स्वेटिंग क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि जो हमारी बॉडी के जो हीट मैकेनिज्म है ना, हीट बहुत ज़्यादा हो जाए, जो टेम्परेचर होता है ना, वो बॉडी का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो स्वेट्स जो हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं? ताकि जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा कूल डाउन किया जाए। सही है, डिक्रीज किया जाए। तो ये अभी इसमें क्या यूज़ हो रहा होता है? वाटर यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, a daily supply of 200 to 400 लीटर is needed for a standard family of for hygienic point of view। अगर हम hygienic point of view से बात करें तो डेली हर एक फैमिली के लिए, एक स्टैंडर्ड फैमिली के लिए 200 से लेकर 400 लीटर तक जो है ना पानी की ज़रूरत होती है, अगर वो उसको इस्तेमाल करना चाहे। अच्छा, द मिनिमम सप्लाई शुड नॉट बी लेस देन 5 गैलन्स पर पर्सन पर डे फॉर इंडिविजुअल। अब यहाँ पे WHO वाले बता रहे हैं कि मतलब आपने 5 गैलन्स, जो गैलन्स होते हैं 5 गैलन्स पर डे पर पर्सन जो है ना, वो प्रोवाइड करना होता है। राइजिंग टू 40 to 50 गैलन्स पर पर्सन पर डे इन अ हॉस्पिटल। अगर एक बंदा घर में है तो आपने उसको जो है ना 5 गैलन्स ऑफ वाटर जो है ना, वो प्रोवाइड करना होता है। उसमें बहुत सारे काम वो करेगा, जो यूजेस ऑफ वाटर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसको वो इस्तेमाल करता है। ठीक है। सो पर पर्सन पर डे कितना होना चाहिए? 5 गैलन्स। लेकिन अगर वो बंदा हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में 40 to 50 गैलन्स ऑफ वाटर जो है ना, पर पर्सन जो है ना, वो करना होता है, प्रोवाइड करना होता है। क्योंकि हॉस्पिटल में उसकी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो सकती है और वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, water is an essential factor in the economic, social and cultural development of a community। It can eliminate disease, promote rural development and improve quality of life। अब सिंपल सी बात है, इकोनॉमिकल इसका क्या असर होगा? मिसाल के तौर पर अगर आप साफ पानी का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है, साफ पानी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो डिज़ीज़ जो है ना, वो नहीं होगी। डिज़ीज़ नहीं होगी तो हॉस्पिटल में बीमारियां नहीं आएंगी। और जब हॉस्पिटल में बीमारियां नहीं आएंगी तो जो गवर्नमेंट है उस पे इकोनॉमिक इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इकोनॉमिक इफेक्ट, क्योंकि जितनी भी बीमारी ज़्यादा होती है तो इकोनॉमिक इफेक्ट किस चीज़ पे जाता है? गवर्नमेंट के ख़जाने पे जाता है। सही है।
तो ये बात आपने याद रखनी है कि मतलब आप अगर इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ को समझ ले और एक सेफ वाटर, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को जो है ना अगर इम्पोर्टेंस देनी है तो वो किस तरह से हम देंगे? विद द हेल्प ऑफ सेफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ क्लीन वाटर, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल वाटर। सही हो गई बात। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास है इम्पोर्टेंट। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंस है। अगर मैं आपको बता दूं कि आप 10 इम्पोर्टेंस बता दिए अबाउट दी वाटर, तो आप अपनी जहन से भी बता सकते हैं कि हम वाटर हमारी ज़िंदगी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सही हो गई बात। अच्छा, इसके अलावा अब बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ वाटर के हवाले से कि क्यों, कहाँ पे जो है ना हमारे पास वाटर जो है ना वो इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ पे हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले तो हमने इम्पोर्टेंस की बात की, लेकिन यहाँ पे अब हम यूजेस की बात कर लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ द फॉलोइंग आर द यूज ऑफ वाटर। Following are the uses of water. So the first one is domestic use. Domestic use का क्या मतलब है कि घर के काम काज के लिए जो हम वाटर इस्तेमाल करते हैं उसको हम डोमेस्टिक यूज़ कहते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है कि वाटर इज़ नीडेड फॉर द ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, गार्डनिंग एंड फ्लशिंग ऑफ द टॉयलेट्स। अब आपको पता होगा कि इसके लिए जो हम वाटर इस्तेमाल करते हैं ये नॉर्मली इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम वाटर नहीं होगा तो क्या ड्रिंकिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कुकिंग हो पाएगा? नहीं। वॉशिंग हो पाएगा? गार्डनिंग या फ्लशिंग ऑफ टॉयलेट्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सो द फर्स्ट वन इज द डोमेस्टिक यूज ऑफ द वाटर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूज ऑफ वाटर। अच्छा, फिर इसके अलावा पब्लिक पर्पसेस, वाटर इज नीडेड फॉर क्लीनिंग स्ट्रीट्स, फायर प्रोटेक्शन एंड पब्लिक पार्क्स। क्या मतलब है कि अगर आपने स्ट्रीट्स को जो है ना पार्क रखना है या फायर प्रोटेक्शन, जिस तरह के फायर ब्रिगेड्स होते हैं, अगर यहाँ पे जो है ना आग वगैरह लग गई है तो उसको बुझाने के लिए क्या करते हैं हम? प्रोटेक्शन के लिए जो है ना फायर को बुझाने के लिए वाटर का इस्तेमाल करते हैं। या अगर पब्लिक पार्क्स है तो उसकी सफाई के लिए, उसकी जो है ना काम काज के लिए, उसमें यूज़ होने के लिए जो वाटर इस्तेमाल होता है, तो ये है पब्लिक पर्पसेस के लिए वाटर का इस्तेमाल होना। अच्छा, रिक्रिएशनल पर्पसेस, सो वाटर इज नीडेड फॉर स्विमिंग पूल्स, पब्लिक फाउंटेन्स एंड ऑर्नामेंटल पॉन्ड्स। क्या मतलब है कि रिक्रिएशनल का मतलब ये कि जो पब्लिक फाउंटेन्स होते हैं, मतलब जिस तरह से आपने देखे होंगे फुहारे वगैरह लगे होते हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक एरिया को अच्छा बनाने, खूबसूरत बनाने के लिए जो वाटर इस्तेमाल होता है उसको हम जो है ना रिक्रिएशनल पर्पसेस कहते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप हम फुहारे और इस चीज़ की बात करें तो वो असल में एक ही वाटर होता है, लेकिन वो अगेन इन अगेन यूज़ हो रहा होता है, लेकिन खैर इस्तेमाल तो है ना। तो उसके लिए इसको फिर हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिक्रिएशनल पर्पसेस। अच्छा, इसके अलावा इंडस्ट्रियल पर्पसेस की बात कर लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज वाटर इज नीडेड फॉर प्रोसेसिंग एंड कूलिंग इन इंडस्ट्रीज। क्या मतलब है? जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी कारखाने हैं, कारखानों में जितने भी काम होते हैं, अगर वो कागज़ का कारखाना है, वो नमक का कारखाना है, या इसके अलावा जो कारखाना है, कपड़ा बनाने वाला एक जो है ना इंडस्ट्री है, या इसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज है तो उसमें वाटर की जो है ना इस्तेमाल होती है। ठीक है। एंड कूलिंग इन इंडस्ट्रीज, जो कूल डाउन के लिए बहुत सारे जो है ना इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो मतलब इंडस्ट्रीज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना वो वाटर का होता है। अच्छा, एग्रीकल्चर पर्पस की बात कर लेते हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कि वाटर इज़ नीडेड फॉर द इरिगेशन ऑफ द लैंड एंड फार्म्स। अगर आप ज़मीन को पानी नहीं देंगे तो वो आपको ना तो पल देगा, ना गंदम, ना गन्ना, कुछ भी नहीं दे पाएगा। तो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए वाटर का जो है ना प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। सही है। तो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास सेकंड लास्ट है एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन, वाटर इज नीडेड फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम हाइड्रो पावर एंड स्टीम पावर। क्या मतलब है इसका? जो आपने डैम्स वगैरह देखे होंगे ना, डैम्स वगैरह, तो डैम्स में क्या होता है? वाटर ही होता है, तो उसको हम हाइड्रो पावर के, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड पावर मीन्स विद द हेल्प ऑफ वाटर जो हम पावर प्रोड्यूस करते हैं उसको हम एनर्जी कहते हैं। सो मतलब स्टीम पावर और जो हाइड्रो पावर है वो क्यों होता है? वो एनर्जी प्रोडक्शन होता है। जो हमारी ये बिजली बन रही होती है तो ये किस चीज़ के ज़रिए बन रही होती है? ये वाटर के ज़रिए बन रही होती है। सही है। तो उसके लिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लास्ट वन जो हमारे पास है सैनिटरी पर्पसेस, सो केयरिंग अवे वेस्ट फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। अब एक मतलब सैनिटरी पर्पसेस के लिए, सफाई की पर्पस के लिए अगर आप देख ले तो वाटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए भी वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये है यूजेस ऑफ वाटर, कि हमारे पास जो वाटर है वो कहाँ कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है। सही हो गई बात। अच्छा, तो आज हमने पढ़ लिया इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, इंट्रोडक्शन टू दी कम्युनिटी वाटर सप्लाई एंड यूजेस ऑफ वाटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर एंड सोर्सेज ऑफ वाटर, जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ये आसान भी है, इसमें मतलब इतना मुश्किल जो है ना कुछ भी नहीं है, जिस तरह से मदर एंड चाइल्ड हेल्थ बारे में था। सही हो गई बात। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम।